नमस्कार। स्वागत है आपका यूपी स्पेशल की क्लास में। इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो मध्यकालीन इतिहास है उसका सेकंड पार्ट, जिसमें देखेंगे मुगल कालीन जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है इसे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आप लोग एक बार जो है इस सीरीज का जो है नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप लोग बैठिए, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में करा रहे हैं। एकदम आराम आराम से पढ़िए और नोट्स बना लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं मुगल कालीन जो इतिहास है उत्तर प्रदेश का उसे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑन कर लें, ताकि आने वाली सीरीज की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं मुगल कालीन इतिहास का। तो मध्यकालीन इतिहास भारतीय इतिहास में मुगल वंश का एक विशेष स्थान रखता है। तो जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है इसमें जो है मुगल वंश इसका एक विशेष स्थान है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस वंश के जो शासकों ने अपनी नीतियों और शासन व्यवस्था के माध्यम से उस समय के भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मतलब कि राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं को गहराई से प्रभावित किया है। तो मुगल कालीन इतिहास उस समय का जो भारत है उसमें जो है राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। चगताई तुर्क वंश के जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का जो लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, इसे जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में ही पराजित किया था। तो चगताई वंश के जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1500 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, जिसमें यह विजयी हुआ। इस विजय के बाद उसने जो है दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार प्रस्थापित कर लिया और भारत में पदशाही जो शासक है यानी साम्राज्यवादी जो शासक है इसकी नींव रखी, या सिंपल कह सकते हैं कि मुगल कालीन जो या मुगल जो साम्राज्य है इसका संस्थापक किसे माना जाता है, तो बाबर को। तो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह जफर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसे 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें ब्रिटिशों ने सत्ता से इसे हटा दिया और दिल्ली पर अपना जो है अधिकार कर लिया। अब इस वंश के जो प्रमुख शासक है इसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक नज़र में। तो बाबर यह संस्थापक है, जिसका टाइम पीरियड होता है 1526 से 30 ईस्वी तक। हुमायूं उसके बाद आता है इसका पुत्र 1530 से 1556 ईस्वी तक। अकबर आता है 1556 से 1605 ईस्वी तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहांगीर आता है 1605 से 1627 ईस्वी तक। शाहजहां आता है 1628 से 1658 ईस्वी तक। औरंगजेब आता है 1658 से 1707 ईस्वी तक। यहीं तक डिटेल में देखना है। उसके बाद है उत्तर मुगल काल, इसे भी हम लोग देखेंगे बिल्कुल डिटेल में, जो 1707 से 1857 ईस्वी तक रहा। यह है उत्तर मुगल का। इसके भी जो शासक है इसे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मुगल कालीन इतिहास को। और यह जो इतिहास हम आप लोगों को पढ़ा रहे यूपी स्पेशल है, तो जो यूपी स्पेशल मतलब कि जो यूपी में कार्य हुआ है उन सामाजिक, आर्थिक जो भी है उसे हम लोग देखेंगे। तो बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका जो मतलब शासन होता है 1556 से 1530 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसमें यह विजयी करने के बाद यानी विजय प्राप्त करने के बाद उसने जो है अपने पुत्र हुमायूं को, जो हुमायूं है इसे जो है संभल जो उत्तर प्रदेश का जागीरदार नियुक्त किया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यह पूछता है कि क्वेश्चन कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में जब बाबर विजय प्राप्त करता है तब अपने पुत्र हुमायूं को उत्तर प्रदेश के जो कौन सा मतलब कि जिला नहीं, मतलब आप उस समय जो है रीजन कह सकते हैं कि वहाँ का जागीरदार नियुक्त किया। तो कहाँ का नियुक्त किया था तो संभल का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए। उसके बाद 1527 ईस्वी 1527 ईस्वी में मेवाड़ के राजा जो राणा सांगा है और बाबर के बीच जो है युद्ध होता है। कहाँ पर होता है तो फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा में, यहीं पे इसका युद्ध होता है, इसमें भी विजयी होता है। तो 1527 ईस्वी में मेवाड़ का राजा राणा सांगा और बाबर के बीच जो है फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा का युद्ध होता है। 1528-29 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने
अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर का जो सेनापति था मीर बाकी, यही जो है इसका निर्माण करवाया 1528 से 29 के मध्य। उसके बाद 1528 ईस्वी में बाबर के आदेश पर मीर बेग ने जो है संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है मीर बाकी है, यहाँ पर मीर बेग है। मीर बाकी ने जो है अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब उसी के स्थान पर जो है बना है भगवान श्री राम का मंदिर। और उसके बाद जो मीर बेगम है यह जो है संभल में जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाता है। बाबर की मृत्यु जो होती है 1530 ईस्वी में। और उसके बाद जो है प्रारंभ में उसे आगरा और यमुना नदी के तट पर जो आराम बाग है यहाँ पर दफनाया गया था। और बाद में जो उसकी अस्थियाँ हुई उसे जो है काबुल स्थित बाग ए बाबर में दफन की गई। तो मृत्यु कहाँ होती है? आगरा में यमुना तट के स्थित जो आराम बाग है वहाँ पर। ये हमारे लिए यही इम्पॉर्टेंट हो जाता है 1530 ईस्वी में। उसके बाद जो है उसकी अस्थियों को काबुल ले गया था, बाग ए बाबर में दफन की गई थी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हुमायूं को। ये था, यानी इतना क्वेश्चन हम लोगों को जो है बाबर से रिलेटेड याद रखना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग हुमायूं को देख लेते हैं 1530 से 1556 ईस्वी तक। तो हुमायूं जो है बाबर का पुत्र और उत्तराधिकारी था, ये आई थिंक सभी को पता होगा। उसका जो राज्य अभिषेक है यह 1530 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? तो आगरा में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हुमायूं का जो है राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में कहाँ पर होता है? तो आगरा में होता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसने जो है अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था। देख रहे हैं, अपने इच्छा के अनुसार अपने साम्राज्य को भाइयों में बांट दे रहा है। उसके बाद औरंगजेब आएगा कि लड़ाई लड़ रहा है, अपने भाइयों को मारा था, तो इसने जो है अपने भाइयों में जो है अपने साम्राज्य को बांट दिया। ये इस विभाजन में जो है संभल जो उत्तर प्रदेश है इसे किसे मिला था? अस्करी को मिला था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटा था तो अस्करी को कौन सा मतलब उत्तर प्रदेश का रीजन मिला था? तो संभल मिला था। शासन संभालने के बाद हुमायूं का जो पहला सैन्य अभियान होता है यहाँ होता है 1531 ईस्वी के मध्य या 31 ईस्वी में, यानी 1531 ईस्वी में हुमायूं ने जो है पहला सैन्य अभियान करता है कालिंजर पर। यहाँ का जो राजा रहता है प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध। उसके बाद 1532 ईस्वी में उसने मिर्जापुर स्थित जो चुनारगढ़ का किला है, यानी चुनार का किला है, इस पर आक्रमण करता है। तो 1532 ईस्वी में उसने मिर्जापुर स्थित चुनारगढ़ आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप शेर खां या शेर शाह सूरी ने उसकी अधीनता जो है यहाँ पे स्वीकार कर लेता है। ध्यान रखना, यहाँ पे शेर शाह सूरी हुमायूं की जो है अधीनता स्वीकार कर लेता है। और इसी वर्ष हुमायूं ने अफगान विद्रोहियों को पराजित करके उद्देश्य से, यानी पराजित करने के उद्देश्य से जौनपुर की ओर भी अभियान करता है। तो 1532 ईस्वी में हुमायूं ने अफगान विद्रोहियों को पराजित करने के उद्देश्य से जौनपुर की ओर अभियान भी किया था। और गोमती नदी के तट पर देवरा या दौरा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं ने अफगानों को हराकर जौनपुर पर अपना अधिकार कर लिया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 17 मई 1540 ईस्वी को मोस्ट इंपॉर्टेंट ये युद्ध होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध भी जिसे कहते हैं, जो बिलग्राम है कन्नौज में पड़ता है, यानी इसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं जो कन्नौज में पड़ता है। इसमें जो है शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया और दिल्ली सल्तनत पर दूसरा अफगान साम्राज्य जो है स्थापित कर लिया। देख रहे हैं, उसके बाद जो है मतलब कि 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलीग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जो है पराजित करता है और दिल्ली सल्तनत पर जो है दूसरा अफगान साम्राज्य स्थापित कर लेता है। हुमायूं के आदेश पर जो है आगरा में एक मस्जिद का निर्माण भी कराया गया था। उसने आगरा में मीना बाजार लगाने की परंपरा भी प्रारंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, हुमायूं के समय जो है चुनार मिट्टी के बर्तनों यानी पॉटरी के निर्माण के लिए फेमस था। जो चुनार है यह मिर्जापुर में पड़ता है, आई थिंक सभी पता होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं अकबर। तो इतना था हुमायूं। अब हम लोग देख लेते हैं अकबर को, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो उत्तर प्रदेश वहीं हम लोग पढ़ रहे हैं। वैसे तो मुगल कालीन इतिहास अगर भारत में पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक मुगल शासकों का में जो है सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है अकबर। और इसे आप लोग कह सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक। वैसे संस्थापक कौन था? बाबर, लेकिन मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर पूछ लिया तो अकबर को कहा जाता है। अकबर ने न केवल पूरे उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का जो है विस्तार किया, बल्कि कांधार से
बंगाल और कश्मीर से दक्षिण भारत तक अपने शासन में शामिल किया। अकबर की धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक नीतियों पर पूरे साम्राज्य में स्थिरता और शांति स्थापित की। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, मुगल काल का वास्तविक संस्थापक अकबर माना जाता है, जिसका टाइम पीरियड 1556 से 1605 ईस्वी तक, और इसने ही अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तार किया। इसका जो साम्राज्य था उत्तर भारत में केवल साम्राज्य का जो विस्तार किया, न कि केवल उत्तर भारत में, बल्कि कंधार से लेकर बंगाल और कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक अपने शासन में शामिल किया। अकबर धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक नीतियों ने पूरे साम्राज्य में स्थिरता और शांति स्थापित की। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अकबर के शासनकाल से संबंधित मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं अभी। तो 1569 ईस्वी, इसमें जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है, यहाँ पर स्थित जो कालिंजर दुर्ग है, इसे जीतने के लिए अकबर ने मजनू खान के नेतृत्व में सेना भेजी थी। तो 1569 ईस्वी में जो कालिंजर दुर्ग है, इसे जीतने के लिए अकबर ने मजनू खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, जो जो कालिंजर है यहाँ बांदा में पड़ता है। मजनू खान ने यह किला जीत लिया। कालिंजर दुर्ग के पतन के साथ ही उत्तर भारत में जो राजपूत प्रतिरोध है, इसे समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद 1599 ईस्वी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजकुमार सलीम, जिसे जहांगीर भी कहा जाता है, इसने जो है इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कर दिया है, यहाँ पर स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करते हुए विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने 1602 ईस्वी में अबुल फजल को भेजा था, जिसे ओरछा का राजा जो था बुंदेला सरदार वीर सिंह ने हत्या कर दी थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अकबर के दरबार में जो नवरत्न रहते थे, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजीजुद्दीन और अब्दुल रहीम खान खाना। तो हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है जिनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है? जैसे कि बीरबल, इनका जन्म जो होता है उत्तर प्रदेश का जो कालपी है, वर्तमान जिला जालौन हो गया है, तो कालपी में जो है बीरबल का जन्म होता है। फैजी और अबुल फजल हैं, इनका जो जन्म होता है आगरा में होता है। टोडरमल यहाँ लहरपुर सीतापुर से संबंधित हैं। तो हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से? 4 हो गए हैं, बीरबल, फैजी और अबुल फजल और टोडरमल। बीरबल का जन्म कालपी जालौन, फैजी और अब्दुल फजल जो हैं आगरा, और टोडरमल जो हैं लहरपुर सीतापुर से संबंधित हैं। यह उल्लेखनीय है कि टोडरमल ने ही 1580 ईस्वी में प्रसिद्ध राजस्व व्यवस्था, जिसे NA दहसाला भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत की थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अकबर एक उदार शासक था और सामाजिक सद्भाव के लिए उसे जाना जाता है। तो 1562 ईस्वी में दास प्रथा, जो गुलामी मतलब कि उसका दास, जैसे कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब जो गुलाम था, मतलब कि गुलाम थे या दास प्रथा था, इसे जो है समाप्त कर देता है 1562 ईस्वी में। इसके जस्ट एक बाद 1563 ईस्वी में तीर्थकर जो पिलग्रिमेज टैक्स है, इसे समाप्त कर देता है। उसके बाद इसके जस्ट 1 साल और बाद 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर देता है। यह कौन का समाप्त करता है? अकबर ने। आप लोगों को ध्यान रखना है। 1562 में दास प्रथा समाप्त कर दी जाती है। 1563 ईस्वी में तीर्थकर समाप्त कर दी जाती है। 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया जाता है। तो किनके द्वारा समाप्त किया जाता है? अकबर के द्वारा। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अकबर के शासनकाल में ही उत्तर प्रदेश में आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ जैसे शिक्षा जो प्रमुख केंद्र बने हैं। तो अकबर के शासनकाल में आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ शिक्षा केंद्र प्रमुख केंद्र रहे हैं। आगरा जो राजस्थान और मालवा मार्ग पर स्थित था, यह जो है विशेष व्यापारिक महत्व था। तो जो मुगल कालीन है, यह जो है आगरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब कि जो प्लेस है, ये सबसे ज़्यादा मुगल काल में ही डेवलप होता है। मुगल काल का राजधानी भी यह रहता है आगरा। अकबर ने आगरा में कई भव्य इमारत का निर्माण करवाया है, जैसे कि आगरा किला, जो इसका निर्माण हुआ था 1565 से, निर्माण 1565 में और 1573 में पूर्ण होता है। इसके बाद जहांगीर महल, अकबर महल। इसके बाद 1583 ईस्वी में इलाहाबाद किले का भी निर्माण अकबर ने करवाया था। 1583 ईस्वी में इलाहाबाद किले का निर्माण जो होता है, यह अकबर के द्वारा ही करवाया जाता है। 1572 से 1573 ईस्वी में
गुजरात के विजय के बाद अकबर ने आगरा से 37 किलोमीटर की दूरी पर 37 किलोमीटर की दूरी पर सिकरी नामक गांव में एक नया नगर फतेहपुर जो सिकरी है इसे बसाया और उसी को अपनी जो है राजधानी बनाया। यह मुगल काल का योजनाबद्ध नगर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनता है कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया है, तो अकबर ने। यह जो है 37 किलोमीटर की दूरी पर आगरा से है। यह जो है मुगल काल का एक योजनाबद्ध नगर था और किसके उपलक्ष्य में करवाया था, तो गुजरात विजय के बाद। यहाँ अकबर के द्वारा जो निर्मित प्रमुख इमारतें हैं जिनमें दीवान आम है, दीवान खास है, कोषागार है, ज्योतिष की बैठक है, पंचमहल है, तुर्की सुल्तान महल है, खास महल है, जोधाबाई महल है, मरियम महल है, बीरबल महल है, शाही अस्तबल है, हिरन मीनार, जामा मस्जिद, रोमांस इन स्टोन के नाम से भी इसे जाना जाता है जामा मस्जिद को, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, नौहा महल, अनूप तालाब आदि यहाँ पर जो है अकबर के द्वारा प्रमुख इमारतें बनाई गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे कि दीवान ए आम, दीवान ए खास, कोषागार। उसके बाद जोधा महल, बीरबल महल, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती के दरबार। ये आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप लोग सभी इसे याद कर लीजिए ताकि जो भी क्वेश्चन बने मैक्सिमम सॉल्व हो जाए, क्योंकि डिटेल में बिल्कुल करवा रहे हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। अकबर की दूरदर्शी नीतियों के कारण उद्योग और व्यापार का अभूतपूर्व जो है विकास हुआ। उत्तर प्रदेश में भी इस विकास से अछूता नहीं रहा। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में अनेक उद्योग एवं व्यापार केंद्र जो है विकसित हुए, जैसे कि आगरा और बनारस में वस्त्र उद्योग, जौनपुर सूती कालीन व चादर के लिए, और बनारस जो है रेशम वस्त्र और सोने चांदी की जरी के काम करने के लिए। उसके बाद फर्रुखाबाद, लखनऊ, आगरा यहाँ पर जो है प्रिंटिंग यानी मुद्रण कला के लिए, कालिंजर जो बांदा में पड़ता है, और बनारस यह धातु यानी मेटलर्जी के लिए। साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई, जैसे कि इस काल में प्रमुख जो हिंदी साहित्य कवि थे तुलसीदास, सूरदास, रसखान, खुम्बन दास, परमानंद दास, ये सभी के सभी जो संत होते हैं यह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसे हम लोग डिटेल में भी देखेंगे जब उत्तर प्रदेश का साहित्य हम लोग देखें पढ़ाएंगे तब, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अभी आप लोग ध्यान रखिए, तुलसीदास, सूरदास, रसखान, कुंभन दास, परमानंद दास, ये अकबर के शासन पीरियड के संबंध में मतलब कि समय के थे। यह इनका जन्म या संबंध किसी न किसी से उत्तर प्रदेश से रहा है। उसके बाद एक अंग्रेज व्यापारी राल्फ फिच 1583 से 1586 के बीच अकबर के शासनकाल में आगरा और फतेहपुर सिकरी की यात्रा की है। 1582 ईस्वी में अकबर ने जो है फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में तौहीद इलाही या दीन ए इलाही धर्म का स्थापना की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखना है कि 1582 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की है। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसकी जो कब्र है सिकंदरा आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण 1613 ईस्वी में जहांगीर ने पूरा करवाया था। तो अकबर की मृत्यु होती है 1605 ईस्वी में। इसका जो कब्र है यहाँ सिकंदरा आगरा में स्थित है, और इस कब्र का निर्माण 1613 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा पूरा कराया गया था। अब देख लेते हैं जहांगीर टाइम पीरियड 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर, जिसका बाल्यकालीन नाम था सलीम, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट बना। उसका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी वर्तमान आगरा जिले में हुआ था। सम्राट अकबर ने अपने पुत्र का नाम प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। 1585 ईस्वी में जहांगीर का पहला विवाह आमेर के जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। जहांगीर ने उन्हें शाह बेगम की उपाधि दी थी, ये ध्यान रखना है। उनकी मृत्यु के बाद शाह बेगम के जो है इलाहाबाद या प्रयागराज के खुर्दाबाद में दफनाया गया था। उत्तराधिकारी के संघर्ष में जहांगीर के पुत्र खुसरो और खुर्रम शाहजहां के बीच जो है युद्ध होता है, जिसमें 1622 ईस्वी में खुर्रम बुरहानपुर मध्य प्रदेश में खुसरो की हत्या कर दी है। जहांगीर के आदेश से खुसरो के शव को इलाहाबाद खुर्दाबाद में दफनाया गया था। उस स्थान को एक अति सुंदर बाग खुसरो बाग में परिवर्तित कर दिया है।
उसके बाद यहाँ उल्लेखनीय है कि जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था, यह उल्लेखनीय था। परिणाम स्वरूप जहांगीर ने उसे जो है आगरा के किले में कैद करवा लिया, उसकी आंखें भी फुड़वा दी। हालांकि बाद में उपचार के बाद वह एक आंख से देखने योग्य हो गया था। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। उसने आगरा के किले में जो है यमुना नदी के तट पर 60 घंटियों वाली एक सुनहरी जंजीर लगाई थी, जिसमें जंजीर ए अदालत, चेन ऑफ जस्टिस कहा गया। कोई भी सामान्य नागरिक न्याय के लिए इसे खींच सकता था। इस जंजीर का उल्लेख वाकियत ए जहांगीरी नामक पुस्तक में मिलता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। ये था मतलब कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख रहे हैं जहांगीर की। थोड़ा सा इसे मैं एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो इनका जो जन्म होता है कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम जो पहले का था सलीम था। ठीक, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है क्योंकि यूपी स्पेशल नहीं है उतना। इसके बाद जो मृत्यु होती है इनकी पत्नी का शाह बेगम को इलाहाबाद जो खुर्दाबाद है यहाँ पे दफनाया गया था। और इसी में जो है खुर्दाबाद में जिसे अब खुसरो बाग कहते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उत्तराधिकारी के संघर्ष में जहांगीर के पुत्र जो है खुसरो और खुर्रम के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें 1622 ईस्वी में खुर्रम ने बुरहानपुर मध्य प्रदेश में खुसरो की हत्या कर दी थी। और इसके जो शव को इलाहाबाद में ही जो खुसरो बाग है उसमें दफनाया गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद 1606 ईस्वी में जहांगीर का जो ज्येष्ठ पुत्र खुसरो था, इसने ही विद्रोह किया था, ये आप लोग ध्यान रखना है। परिणाम स्वरूप उसने जो है आगरा के किले में उसे जो है कैद करवा लिया था और उसकी आंखें भी फोड़वा दी। हालांकि उपचार के बाद वह एक आंख देखने योग्य हो गया था। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। उसने जो है आगरा के किले से यमुना नदी के तट तक 60 घंटियां हैं यह बंधवाई थी, यानी जंजीर लगवाई थी, जिसे जंजीर ए अदालत भी कहा गया था। जो कोई भी सामान्य नागरिक है न्याय के लिए उसे खींच सकता था। इस जंजीर का उल्लेख जो मिलता है वाकियत ए जहांगीरी नामक पुस्तक में मिलता है। अब और नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो अकबर की भांति जो है जहांगीर ने भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसका विश्वस्त सहयोगी वीर सिंह बुंदेला ने मथुरा के केशवराव भव्य मंदिर बनवाया था। बनारस में कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। आगरा में इतमाद उदौला मकबरा 1622 से 1628 ईस्वी में जहांगीर की प्रिय पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियाज बेग की स्मृति में बनवाया। यह भारत की पहली इमारत थी जिसमें पियत्रा ड्यूला शैली में प्रयोग हुआ था। इस शैली में अर्धमूल्यवान पत्थरों और दीवारों में जड़कर पुष्पाकर आकृतियां बनाई गई थी। जहांगीर के समय मुगल साम्राज्य में 15 सूबे जो है, मतलब मुगल साम्राज्य जो था 15 सूबों में विभाजित था, जिनमें वर्तमान उत्तर प्रदेश के 3 सूबे शामिल थे, आगरा, इलाहाबाद और अवध। उसके शासनकाल में उद्योग और व्यापार की उल्लेखनीय प्रगति हुई थी, जैसे कि बनारस में तांबा, पीतल, कांसे बर्तनों के उद्योग, आगरा और अवध में कागज के उद्योग, कालपी जो जालौन है गुड़ का उद्योग, दरियाबाद लखनऊ के निकट मरकुल वस्त्र, जौनपुर में कालीन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध, और जौनपुर में मुगल टकसाल यानी मिंट की स्थापना इसी काल में भी हुई थी। जहांगीर के समय आगरा न केवल एक समृद्ध नगर बल्कि शिक्षा का भी केंद्र था। सिकंदरा आगरा में स्थित अकबर का मकबरा, जिसे जहांगीर ने पूरा करवाया, उसी के शासन अवधि की सबसे सुंदर इमारत मानी जाती है। जहांगीर ने जो आगरा में कलाकार आका राजा के नेतृत्व में एक चित्रकला का कार्यशाला भी स्थापित करवाया। 1615 से 1619 के बीच ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो भारत आया और जहांगीर के दरबार में उपस्थित रहा। उसने 1 वर्ष आगरा में भी बिताया। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। उसे जो है लाहौर रावी नदी के किनारे शाहदरा के नामक स्थान पर जो है दफनाया गया था। जहांगीर लेख अशोककालीन कौशाम्बी स्तंभ पर अंकित है। उसके प्रशासनिक और सांस्कृतिक रुचि को दर्शाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी तक। शाहजहां जो है जहांगीर के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उनका बाल्यकालीन नाम था यह था खुर्रम, लेकिन दक्षिण भारत में विजय के बाद जहांगीर ने उन्हें शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 4 फरवरी 1628 ईस्वी में खुर्रम
शिहाब उद दीन मोहम्मद शाहजहां ने अकबर में मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर आरोहण किया। शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उनके शासनकाल में भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में शाहजहां के शासनकाल देख लेते हैं। तो शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य में कुल 18 सूबे थे, जिसमें आगरा, इलाहाबाद, अवध वर्तमान उत्तर प्रदेश में थे। 1628 ईस्वी में बुंदेला विद्रोह, जिसका नेतृत्व झुंझर सिंह ने किया था, उसी के शासनकाल में यह घटना घटित थी। 1636 ईस्वी में मराठा नेता शाहजी को शाहजहां ने मिर्जापुर स्थित चुनार के किले में बंद कर दिया था। तो 1636 ईस्वी में मराठा नेता शाहजी को शाहजहां ने मिर्जापुर स्थित जो चुनार का किला है इसमें बंद करा दिया था। शाहजहां शिक्षा और साहित्य का महान संरक्षक था। वर्तमान उत्तर प्रदेश में जौनपुर और आगरा जिले जो थे, यहाँ शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। फारसी यानी दरबारी भाषा में के अलावा जो है, तो मुगल मतलब शाहजहां के शासनकाल की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी, इसके अतिरिक्त हिंदी, उर्दू, संस्कृत की भी इस काल में विकसित हुए। कबीराचार्य और चिंतामणि को शाहजहां ने ही संरक्षण प्रदान किया था। कबीराचार्य ने शाहजहां की प्रशंसा कबीर कल्पवता के काव्य रचना की है। उनके आग्रह पर शाहजहां ने बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ कर समाप्त कर दिया। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। आगरा में शाहजहां के प्रमुख वास्तुकार्य देख लेते हैं, जैसे कि ताजमहल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, शीश महल, मुसम्मन बुरुज, मोती मस्जिद, खास महल, शाह बुरुज, नगीना मस्जिद और जामा मस्जिद, ये थे शाहजहां के प्रमुख वास्तुकार्य जो आगरा में हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ताजमहल का ब्लू प्रिंट उस्ताद ईसा ने तैयार किया था, जबकि मुख्य जो वास्तुकार थे यह थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्हें नासिर उल असर की उपाधि भी दी गई थी। इसका निर्माण जो है राजस्थान के जो मकराना संगमरमर है इससे हुआ है। 1983 ईस्वी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ताजमहल को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर जो स्थल है इसमें शामिल कर लिया जाता है। आगरा किले में स्थित जो मोती मस्जिद है यह शाहजहां ने अपनी पुत्री जहां आरा के सम्मान में बनवाई थी। मुसम्मन बुरुज 6 मंजिला इमारत थी, जहां सम्राट झरोखा दर्शन देते थे। वहीं मुगल हरम की महिलाएं जानवरों की लड़ाई का आनंद भी लेती थीं। उत्तराधिकार के प्रश्न पर शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिनमें दारा शिकोह, शाह उजौ, औरंग मुराद। इनके बीच कई युद्ध हुए थे। मई जो है 1658 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सुमरगढ़ आगरा के पास युद्ध में, मतलब कि जो सुमरगढ़ या सुमहगढ़ भी कहते हैं जिसे, यहाँ पर युद्ध होता है, जिसमें दारा शिकोह जो है पराजित होता है और औरंगजेब विजयी होता है। इसके बाद औरंगजेब पहला राज्याभिषेक जो होता है 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में। जनवरी 1659 ईस्वी में खुजुआ इलाहाबाद के पास शाह भूजा और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब विजयी रहता है। तो जनवरी 1659 ईस्वी में खजुआ इलाहाबाद के पास शाह सूजा और औरंगजेब के बीच जो है युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। मार्च 1659 ईस्वी में देवराई घाटी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध यानी अंतिम युद्ध होता है। इसमें भी औरंगजेब ने इस युद्ध में जो है दारा शिकोह को हरा दिया और मार दिया। औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक जो होता है 5 जून 1659 ईस्वी में दिल्ली में। शाहजहां की मृत्यु से पहले सत्ता आने के बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 जून 1658 को कैद कर लिया। 22 जनवरी 1666 ईस्वी को कैदी जीवन में 8 वर्ष में शाहजहां की मृत्यु आगरा के किले में हो जाती है। शाहजहां को ताजमहल में अपनी पत्नी मुमताज महल के समीप दफनाया गया है। अब देख लेते हैं औरंगजेब 1658 से 1607 ईस्वी तक। शाहजहां के बाद मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी उनका पुत्र जो था औरंगजेब बना। वह एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था और उसे जो है शाही दरवेश तथा जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब ने 1658 से 1607 ईस्वी तक शासन किया। वर्तमान उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उसके शासनकाल की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो मई 1666 ईस्वी में मराठा शासक शिवाजी ने अपने पुत्री संभाजी के साथ आगरा के दीवान-ए-आम में औरंगजेब के सामने पेश हुए। अप्रैल 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर जो है पुनः लागू कर देता है।
यह उल्लेखनीय है कि मुगल सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर जो समाप्त कर दिया था। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करवाने का आदेश दिया। उसके शासनकाल में ही बनारस का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, मथुरा में जहांगीर के समय वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित केशव राम मंदिर को भी ध्वस्त कराया है। उसके शासनकाल में ही जाटों ने गोखुल और राजा नाम के नेतृत्व में विद्रोह भी किया था। 1686 से 1688 ईस्वी में जाटों ने सिकंदरा आगरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूट लिया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबीना उद दौरानी का मकबरा भी बनवाया। यह मकबरा जो है औरंगाबाद जो महाराष्ट्र है वहाँ पर स्थित है। इसे जो है आगरा के ताजमहल के प्रतिकृति या दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद भी बनवाई है। औरंगजेब के शासनकाल में विवरण मुगलकालीन फारसी ग्रंथ मसीर ए आलमगीरी से प्राप्त हुआ है, जिसमें बाकी मुस्तैद खान ने लिखा है इसे। औरंगजेब का उद्देश्य भारत को दरअसल इस्लाम यानी इस्लामी राज्य जो था बनाना था, न कि दर अल हरब यानी गैर इस्लामी राज्य बनाना था। वह जो है अधिकांश समय जो है युद्धों में व्यस्त रहा, जिसके कारण उसका जो जन कल्याण के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य तो नहीं कर सका। साम्राज्य के विस्तार के दौरान दक्षिण भारत में अहमदनगर में 1607 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम देख लेते हैं जो लेटर मुगलकालीन एम्परर है यानी पश्चात मुगल सम्राट को। तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हुई थी, जिसमें भारतीय इतिहास में पश्चात मुगल काल की शुरुआत मानी जाती है। औरंगजेब के निधन के बाद उनके जीवित पुत्रों में मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। 8 जून 1607 ईस्वी को आजम और मुअज्जम के बीच जजाऊ जो सुमरगढ़ के पास आगरा से 20 मील की दूरी पर है, यहाँ पर जो है संघर्ष होता है, जिसमें आजम मारा गया और मुअज्जम की विजय हुआ था। इसके बाद 13 जनवरी 1709 ईस्वी को मुअज्जम और कामबख्श के बीच बीजापुर के पास हैदराबाद के नज़दीक युद्ध होता है, जिसमें कामबख्श और उसका पुत्र मारे गए हैं। इस प्रकार उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हुआ और बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम मुगल साम्राज्य के एकमात्र सम्राट बने। पश्चात जो सम्राट हुए हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। जैसे कि बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर 1713 से 1719, रबी उद दराजत 28 फरवरी 4 अच्छा ये मात्र देख रहे हैं 28 फरवरी से 4 जून तक 1719 ईस्वी में रहा है। रबी उद दौला शाहजहां द्वितीय 6 जून से 17 सितंबर 1719 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह फर्स्ट या रंगीला कहते हैं जिसे, तो मोहम्मद शाह फर्स्ट रंगीला 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754। उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाहजहां तृतीय 1759 से 1760, शाह आलम द्वितीय 1760 से 1806, अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी तक। ये थे लिस्ट। मुख्य घटनाएं और तथ्य देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में थे। जैसे कि बहादुर शाह फर्स्ट, यह जो है शांतिपूर्ण मित्रता की नीति अपनाई थी। बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल के साथ संधि की और औरंगजेब के द्वारा 1679 ईस्वी में लगाए गए जजिया कर को यह समाप्त कर देता है। जहांदार शाह इजारा प्रणाली लागू की, जिसमें भूमि कर संग्रहण को अनुबंध कर दिया गया था। 10 फरवरी 1713 ईस्वी को इसका भतीजा फर्रुखसियर और इलाहाबाद के सहायक सूबेदार सैयद अब्दुल्ला खान की मदद से आगरा में हराया गया और 11 फरवरी 1713 ईस्वी को मार दिया गया। मोहम्मद शाह रंगीला, इस काल में कई राज्यों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, जैसे कि अवध, यहाँ पे जो है शहादत खान ने, प्रतापगढ़ और मथुरा में बादन सिंह, गंगा और यमुना का द्वाब है यहाँ पे खतहेर, रुहल्स और फर्रुखाबाद बंगास पठान, ये जो स्वतंत्र हुए हैं राज्य ए मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही हुए हैं। शाह आलम द्वितीय देख लेते हैं। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद होगा, यह ध्यान इलाहाबाद संधि, जिसके तहत उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासन सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी में मुगल टकसालों की जो है बंद कर दी गई।
शासन केवल लाल किले तक ही सीमित कर दिया गया। बहादुर शाह द्वितीय या जफर अंतिम मुगल सम्राट था, जिसे 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिशों के द्वारा रंगून जो म्यांमार है यहाँ पर निर्वासित कर दिया गया और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार भारत में 330 वर्षों तक चला रहा मुगल काल समाप्त हो जाता है। अब उल्लेखनीय उपाधियां देख लेते हैं थोड़ा सा। बहादुर शाह फर्स्ट को शाह ए बेखबर या शाह आलम फर्स्ट कहा जाता है। जहादर शाह को लंपट, मूर्ख या बेवकूफ़ या घृत कायर या घृणित कायर कहा जाता है। फर्रुखसियर को गिरद शायर या सियार कवि भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला या रंजीत या रंगीन कहा जाता है। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर कहा जाता है। बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इनकी उपाधियाँ थी। तो गाइज लगभग 35 मिनट में आप लोगों को जो मुगलकालीन इतिहास है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उसे जो है समाप्त कर दिया गया है। बिल्कुल डिटेल में समाप्त कर दिया है। आप लोग मिला सकते हैं जो भी कंटेंट है। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आप लोग ध्यान रखना है, इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि यहीं तक था मिडिवल हिस्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।